अहद कहते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते। पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते। तुझसे सरकश हुआ कोई बिगड़ जाते। देख तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं ग्वालियर के रहने वाले दो इंतहा दर्जा के गरीब भाई थे। दोनों बड़ी तंगदस्ती गुर्बत में गुजर बसर कर रहे थे और इस दौर में इंतहा दर्जे की बदतरीन माशी बदहाली का शिकार थे। आखिर अपने आप को गुर्बत और तंगदस्ती से निकालने के लिए दोनों भाई ने मशवरा किया कि वो तेगजनी के फन रखते हैं, लिहाजा दिल्ली के सुल्तान के लश्कर में शामिल हो जाते हैं। इस तरह लश्कर में काम करते हुए कम से कम वो अपनी तंगदस्ती और बदहाली को तो रफा कर सकेंगे। सलाह मशवरा करने के बाद दोनों भाई आखिर लश्कर में शामिल हो गए और मुख्तलिफ मुहिमों में हिस्सा लेते हुए इन्हें माल गनीमत में बहुत कुछ हाथ लगा। मुहर्रिखीन लिखते हैं मुख्तलिफ जंगों और मुहिमों में हिस्सा लेने के बाद इन दोनों भाइयों के हाथ बहुत सा माल गनीमत, कीमती कपड़े और इसी तरह के दूसरे सामान के अलावा वो दो लाल भी आ गए थे। जब इन्होंने अपने इस सारे एहसासे का जायजा लिया तो आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि आया जो कुछ हमें मिला है ये लेकर हमें अपने घर जाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ जिंदगी बसर करना चाहिए या अभी मजीद जंगों में हिस्सा लेते हुए अपने दौलत में इजाफा करना चाहिए। इस मौके पर कहते हैं छोटे भाई ने बड़े भाई को मुखातिब करके कहा, अब हमें जंगों के दौरान इस कदर माल व दौलत हाथ लग गया है कि हम घर जाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं। लिहाजा घर चलकर इत्मीनान से जिंदगी बसर करना चाहिए। ज्यादा तंग व ताज करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई ने छोटे भाई की इस मशवरे को कबूल करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, जब सिर्फ एक बार की कोशिश से इस कदर ज्यादा माल गनीमत आ सकता है तो आगे और भी कोशिश करके किस्मत आजमाना चाहिए और अपने मालो व दौलत में मजीद इजाफा करना चाहिए। लेकिन छोटे भाई का इसरार था कि इन्हें अब मजीद जंगों में हिस्सा लेने के बजाय घर का रुख करना चाहिए। जब दोनों भाई के दरमियान अख्तिलाफ राय पैदा हो गया तो सारा सामान इन्होंने आपस में आधा आधा तकसीम कर लिया। दोनों लाल में से एक एक लाल दोनों भाइयों के हिस्से में आ गया। इस तरह छोटा भाई अपने हिस्से के माल गनीमत पर कहना करके वतन जाने लगा तो बड़े भाई ने अपने हिस्से का माल गनीमत इसे दे दिया और इसे वसीयत की कि वो सारा सामान घर जाकर इसकी बीवी को दे दे। तरह बड़ा भाई तो मजीद जंगों में हिस्सा लेने लगा। छोटा भाई अपना और बड़े भाई का माल लेकर ग्वालियर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में छोटे भाई की नीयत बदल गई। इसने बड़े भाई का सारा सामान तो इसकी बीवी के हवाले कर दिया, लेकिन कीमती लाल जो उसके बड़े भाई का हिस्सा था वो अपने पास रख लिया। इस तरह वक्त गुजरने लगा। बड़ा भाई मजीद 2 साल तक मुख्तलिफ मुहिमों और जंगों में हिस्सा लेने के बाद घर लौटा और अपनी बीवी से कहा, मैंने माले गनीमत का वो हिस्सा जो छोटे भाई के हाथ तुम्हारे पास भिजवाया था जरा वो तो मुझे दिखाओ। इसकी बीवी ने सब चीजें जो इसके छोटे भाई ने ला कर दी थी तुम्हें इसके सामने रख दी। बड़े भाई ने सारी चीजों का बागौरी जायजा लिया। सारी चीजें मौजूद थी लेकिन इनमें कीमती लाल नहीं था। इस पर तफक्कुर हुआ और अपनी बीवी को मुखातिब करके कहने लगा, लाल कहाँ है? इस पर इसकी बीवी
बड़ी फिक्रमंद और मुताज्जिब हुई और हैरत से इसकी तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ, कौन सा और कैसा लाल? इस पर बड़ा भाई कहने लगा, मैंने अपने छोटे भाई के हाथ इस सारे सामान के साथ एक इंतहा दर्जे का कीमती लाल भी भेजा था, वो किधर गया? इसकी बीवी जवाब में कहने लगी, तुम्हारे भाई ने लाल मुझे दिया ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं? अपनी बीवी का जवाब सुनकर वो बड़ा खफा और नाराज हुआ और उसी वक्त उठकर छोटे भाई के पास गया और नाराजगी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैंने अपने माल गनीमत के साथ जो तुम्हारे हवाले लाल किया था वो कहाँ है? सारा माल गनीमत मेरी बीवी के पास मौजूद है लेकिन इसमें लाल नहीं है। जवाब में छोटा भाई झूठ और रियाकारी का सहारा लेते हुए कहने लगा, मैं क्या जानूं तुम्हारा लाल कहाँ है? जो सामान तुमने लाल समेत दिया था वो सारा मैंने तुम्हारी बीवी को दे दिया था। अब ये तो वो लाल उसने इधर उधर कर दिया है या उससे कहीं खो गया होगा, लिहाजा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो शख्स वापस घर आया और दोबारा बीवी से पूछा लेकिन बीवी ने मुसलसल इनकार किया। अब दोनों भाई यही समझने लगे कि बड़े भाई की बीवी ने धोखा नहीं से काम लेते हुए लाल और ऊपर करके इधर उधर कर दिया है या किसी को दे दिया, किसी के हाथ बेच डाला है। जब बड़े भाई की बीवी को पता चला कि इसका शोहर और इसका भाई दोनों इसके खिलाफ हो गए हैं और इस पर शक कर रहे हैं कि लाल इसने कहीं इधर उधर किया है तो कहने लगी, अच्छा मैं तुम लोगों को कल जवाब दूंगी। यह कहने के बाद वो औरत दिल्ली के काजी बोरे मियाँ के पास में औरत अपने साथ कुछ गवाह भी ले गई कि इनकी मौजूदगी में मेरे शोहर के छोटे भाई ने जो सामान दिया था उसमें लाल नहीं था। जो गवाह वो अपने साथ लेकर गई थी वो दरअसल उसके शोहर के छोटे भाई के तरफदार थे। औरत जब इन गवाहों के साथ काजी की खिदमत में हाजिर हुई तो इन गवाहों ने भी औरत के खिलाफ गवाही दी, जिसकी बिना पर काजी बोरे मियाँ ने भी इस कोई खास मदद न की तो औरत वहाँ से मायूस होकर घर चली आई, क्योंकि गवाही जो उसने मुहैया किए थे उसके खिलाफ गवाही दे चुके थे। लिहाजा वो औरत बेचारी नाकाम रही और बेहद परेशान व फिक्रमंद भी हुई। जब काजी की तरफ से भी इस औरत की कोई दरासी न हुई तो बेचारी बड़ी परेशान हुई। एक तो इस पर झूठा इल्जाम लग रहा था, दूसरा इसका शोहर इससे नाराज हो रहा था। एक चोरी का इल्जाम और दूसरा अपने शोहर की निगाहों में गिरती जा रही थी। इस बिना पर बड़ी परेशान थी। होते होते काजी से निकलकर ये मामला दिल्ली के सुल्तान के पास जा पहुंचा। दिल्ली के सुल्तान को इस वाक़ये का इल्म हुआ तो उसने इस औरत, इसके शोहर और भाई को दरबार में बुलाया और जिन गवाहों ने काजी के सामने गवाही दी थी कि औरत झूठी है और उसका भाई सच्चा है, इन्हें भी दिल्ली के सुल्तान ने अपने दरबार में तलब कर लिया। जब वो औरत, इस शोहर, इसका भाई और गवाह काजी बोरे मियाँ समेत दिल्ली के सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए तो सुल्तान ने कुछ देर तक सबका जायजा लिया। मामला क्योंकि बड़ा पेचीदा था, लिहाजा कुछ देर की सोच और विचार के बाद सुल्तान ने अपने एक कारिंदे को हुक्म दिया, कुछ मोम लेकर आओ। सुल्तान के इस हुक्म पर वो कारिंदा भागा गया और थोड़ी सी मोम ले आया। सुल्तान ने बड़े भाई और छोटे भाई के अलावा बड़े भाई की बीवी और गवाह को बारी बारी अपने पास बुलाया और थोड़ा मोम उनके हवाले किया। इस तरह मोम बांटने के बाद उसने सबको हुक्म दिया, इस मोम से हीरे की शक्ल बनाकर मेरे हवाले करो। सुल्तान का ये हुक्म मिलने के बाद दोनों भाइयों के अलावा वो गवाह भी इस मुहैया करदा मोम को हीरे की शक्ल में डालने लगे। आखिर दोनों भाइयों के अलावा वो हम सारे गवाहों ने भी मोम के हीरे की शक्ल में
ڈالنے کے بعد سلطان کے سامنے پیش کر دیا، لیکن عورت ویسی کی ویسی ہی کھڑی رہی۔ اس موقع پر دہلی کے سلطان نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے شوہر کے علاوہ وہ اس کے بھائی اور گواہوں نے بھی موم سے ہیرے کی شکل بنا کر مجھے پیش کر دیے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ عورت بڑی عقل مند، دان اور سیانی تھی۔ سلطان کے اس سوال پر کہنے لگی، سلطان محترم، میں نے وہ ہیرا دیکھا ہی نہیں، اور جو چیز دیکھی نہیں اور جس چیز کا نقش میرے ذہن میں نہیں ہے اس کو میں موم پر کیسے اتار سکتی ہوں؟ اس عورت کا جواب سن کر سلطان بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کے علاوہ گواہوں نے جو موم کو ہیرے کی شکل دی تھی ان کا جائزہ لینے لگا۔ موم سے جو ہیرے کی شکل دونوں بھائیوں نے بنائی تھی وہ آپسی تھی، لیکن گواہوں نے جو ہیرے کی شکل بنائی تھی وہ دونوں بھائیوں کی شکل سے بالکل مختلف تھی، ان سے ذرا نہ ملتی تھی، ان سے ذرا برابر بھی نہ ملتی تھی۔ سلطان نے اندازہ لگایا کہ ہیرا صرف دو بھائیوں نے دیکھا ہے، نہ گواہوں نے دیکھا ہے نہ ہے بڑے بھائی کی بیوی نے دیکھا ہے، لہذا گواہ جھوٹے ہیں اور ہیرا چھوٹے بھائی کے پاس ہے۔ سلطان